बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एयर एमसीक्यूज। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 65 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था इस किताब से, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 66 एमसीक्यू से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉर्टिकोलिस है, टेंडर स्वेलिंग है बिहाइंड द एंगल ऑफ मैंडिबल। तो ये किस चीज को इंडिकेट करती है? बिजोल्ट एब्सेस को। नोट कर लो, बिजोल्ट एब्सेस है और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? मास्टोइड एब्सेस है। नेक्स्ट चलते हैं एमआरआई। एमआरआई किसके लिए डायग्नोस्टिक नहीं होती? CSOM की टाइप्स की पूछ रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस की पूछ रहे हैं, तो उसमें किसके लिए यूज नहीं कर सकते? तो आप इसको कोलिसेंट मास्टोइडाइटिस के लिए इस्तेमाल ही कर सकते हैं, कुछ नहीं मिलना आपको। इसके बाद मोंटेनी मैलफॉर्मेशन के बारे में क्या बात गलत है? तो मैंटोनी मैलफॉर्मेशन के अंदर मिडल ईयर का एट्रीजिया नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रेटिक। इसके बाद 69 एमसीक्यू है। प्री आरिकुलर साइनस है लेकिन कोई डिस्चार्ज, कोई फिस्टुला वगैरह नहीं हो रहा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी? तो आपने क्या करना है? रीएश्योरेंस करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना या नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये किस में होता है? डायबिटिक्स वाले में बहुत में होता है। इसके अलावा ये स्कल बेस की तरफ सेपरेट कर जाता है। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फेशियल नर्व की पैरालिसिस भी हो सकती है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, ओके, कि ये एल्डरली पर्सन को अफेक्ट करता है। तो कौन सी बात ठीक नहीं है? वो ये वाली है, ये सूडोमोनास से होता है। अगर यूनिलैटरल पेन है लेकिन कोई एयर डिजीज नहीं मिल रहा, तो आप किस खाते में डाल सकते हैं या किस वजह से हो सकता है? तो वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की वजह से हो सकता है, वो कैंसर ऑफ पिरिफॉर्म फोसा की वजह से हो सकता है, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन या अल्सर ओरल टंग की वजह से हो सकता है। लेकिन एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से आपको बायलैटरल पेन देखने को मिल सकता है, तो उसको कांटा लगाते हैं। अ यंग बॉय ऑफ 18 ईयर गेट रिकरेंट बर्स्ट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना आफ्टर स्विमिंग। ओके, स्विमिंग के बाद ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए या क्या रिकमेंडेड है? ओके, तो उसको 2% एसिटिक एसिड यूज करना चाहिए कान के अंदर आफ्टर स्विमिंग। इसके बाद कौन सी कंडीशन ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन को बढ़ा देती है? तो वो कंडीशन जो यूस्टेशियन ट्यूब की डिसफंक्शन या मेल फंक्शन करवा देती है, तो वो OME सीरियस ओटाइटिस मीडिया करवाती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? सारी ही है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। इसके बाद 74 MCQ है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया है, एंटीबायोटिक से ठीक किया है, लेकिन पेन और फीवर तो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तब आप क्या करोगे? तब आप मेनिंगोटमी वगैरह करोगे। ठीक हो गया, तो हमारा क्या होगा? 3 महीनों तक देखोगे फ्लूइड को ड्रेन होने को, फिर बाद में मेनिंगोटमी परफॉर्म करेंगे। ओके, इसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन की वजह से? तो ओसिकुलर फिक्सेशन नहीं हो सकती, बाकी सब चीज़ें हो सकती है। ओके, ओसिकुलर नेक्रोसिस आना चाहिए था यहाँ पर। इसके बाद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, एयर ड्रॉप से ठीक किया है। ओके, लेकिन 2 हफ्ते के बाद स्वेलिंग हो गया मास्टोइड के ऊपर, और वो स्वेलिंग पल्सेटाइल नेचर की है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस हो गया है। तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो इंट्रावेनस एंटीबायोटिक यूज़ करनी है आपने, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी परफॉर्म करनी है, और आपने एनाल्जेसिक्स वगैरह यूज़ करनी है। 77 है। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है कि अपनी ही आवाज़ सुनी जा रही है, प्रेग्नेंट फीमेल है। ओके, तो क्या हो सकता है? यूस्टेशियन ट्यूब पेटेंट है, तो पेचुलस यूस्टेशियन ट्यूब वगैरह, जिसको मोनोटोनी कहते हैं, आउटोटोनी या आउटोफोनी, पता नहीं क्या है। ग्लोमस ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो ग्लोमस ट्यूमर ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोमस ट्यूमर? तो ग्लोमस ट्यूमर में ब्राउन साइन तो आता है, पहले हमने पढ़ा था, लेकिन ग्रेसिंगर साइन नहीं आता। ये ग्रेसिंगर साइन कौन सी कंडीशन में आता है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा ग्लोमस ट्यूमर के लिए, जो कि प्रोमोनटरी ऑफ मिडल ईयर के अंदर है? तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सर्जिकल रिमूवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ पैरागैंग्लियोमा? तो पैरागैंग्लियोमा की जो साइट नहीं होती, तो वो जेनिकुलेट गैंग्लिया होता है। ओके, फिर इसके बाद है CSOM के अंदर जो मास्टोइड सर्जरी का मेन एम क्या होता है? तो उसका मेन एम होता है एयर को सेफ रखना। ठीक है, मास्टोइड सर्जरी में जो होती है हमारी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी, रेडिकल मास्टोइडेक्टमी। ओके, फिर एक फैमिली हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की। ओके, ठीक हो गया, और खास तौर पर प्रेगनेंसी में है, बायलैटरल है, प्रोग्रेसिव है, टीनाइटस है। ओके, पियोटोन ऑडियोमेट्री के अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, बोन कंडक्शन में डिप आ गया 2K हर्ट्ज के ऊपर। इतने सारे हिंट्स है, तो ये ऑटोसेक्लोरिसिस के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ऑटोसेक्लोरिसिस को ऑटोसेपोंजियोसिस भी कहते हैं। क्लिनिकल जो ऑटोसेक्लोरिसिस की जो प्रीवेलेंस होती है कौन सी पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है? आई थिंक इस टाइप की एमसीक्यू करना नहीं होती, लेकिन कॉकेजियन में ज़्यादा होती है। ऑटोसेक्लोरिसिस क्या होता है? ऑटोसोमल कौन सी डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ओके, जिसकी वेरिएबल
एक्सप्रेसिटी होती है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ स्टेपिडियल ऑटोसेक्लोरेसिस, तो क्या होती है, फेस्टुला एंड फिस्ट्रम, फिस्टुला एंड फिस्ट्रम कहते हैं उसको। ओके 87 है। ऑटोसेक्लोरेसिस के अंदर जो डिजीज होता है वो कौन सी लेयर से स्टार्ट होता है, तो रट्टा मार लो, जो बोन ऑफ 40 कैप्सूल होती है जो कि कार्टिलेज से डेवलप करती होती है उससे स्टार्ट लेता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टेपिडियल ऑटोसेक्लोरेसिस, तो आपका जो टिम्पैनोग्राम होता है वो AD टाइप का नहीं होता बल्कि AS टाइप का होता है। इसके बाद शॉर्ट साइन क्या होता है, शॉर्ट साइन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रेडनेस होती है बिहाइंड दैट जो प्रोमोन्ट्री वाले एरिया के अंदर, ठीक हो गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रेडिश ह्यू ओवर द प्रोमोन्ट्री। ऑटोसेक्लोरेसिस के अंदर जो डिप होता है वो आपको 2K फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलता है, और एयर और बोन कंडक्शन का जो गैप है वो कितना होता है, इसको भी रट्टा मार लो, तो वो 30 या 40 डेसिबल वगैरह 30 डेसिबल तक होता है। वैन डर होफ सिंड्रोम के अंदर ओबो है, ओबो ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा ब्लू सक्लारा और कंडक्टिव वगैरह, लेकिन क्या चीज़ नहीं होती, तो ओबो के अंदर वैन डर होफ सिंड्रोम के अंदर प्री ऑरिकुलर साइनसिस नहीं होती। कार हार्ट नोच आपको 2K फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलता है। ओके, इसको रट्टा मार लो। इसके बाद कार हार्ट नोच के बारे में क्या बात गलत है, तो क्या बात गलत होती है, कार हार्ट नोच को रिवर्स नहीं कर सकते बल्कि कर सकते होते हैं। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, बोन कंडक्शन का टिप है ना, तो वो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। 2K पे होता है, स्टेपीज की फिक्सेशन में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑटोसेक्लोरेसिस, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, यंग पर्सन एम्प्लॉयड इन ऑफिस है, तो ऑफिस वाले के लिए हम क्या करते हैं, स्टेपिडोक्टमी करते हैं, डेक्टमी। ऐसी कंडीशन जिसमें लाउड साउंड गिडीनेस प्रोड्यूस करती है, गिडीनेस, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड टुलियो फिनोमिना। और टुलियो फिनोमिना किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपने पढ़ना है मिनाय डिजीज के अंदर। इसका मतलब मिनाय डिजीज वाले MCQ स्टार्ट हो गया है। ओके, और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आ सकता है। इसके बाद बायलैटरल इम्पेयरमेंट है, फीमेल है, डेट मीन ऑटोसेक्लोरेसिस हो सकता है। AS टाइप की कर्व है, एकॉस्टिक रिफ्लेक्स नहीं है, तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या नहीं होगा, जेंटामाइसिन यूज नहीं करेंगे, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है बच्चे के अंदर, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद फ्रीगन है। ओके, इसके बाद है कि टिनाइटिस, डिजीनेस, प्रोग्रेसिव डेफनेस है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मिनार डिजीज तो सबसे पहले आएगा। ओके, ठीक हो गया। कौन सा नहीं आ सकता, तो हिस्टियोसाइटोसिस X नहीं आ सकता। सीवियर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, हेयरिंग एड्स दी गई है लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। अकोस्टिक न्यूरोमा के अंदर सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व आती है वो आती है हमारी 5वीं आती है। मिनाय डिजीज के अंदर 3 चीज़ें होती है, रट्टा मार लो, वर्टाइगो, टिनाइटस और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है। ऑडियोग्राम जो मिनाय डिजीज का होता है तो इसमें क्या होती है, ओके, तो इसमें क्या होगा, ए राइजिंग टाइप कर्व होती है। आगे मिनाय डिजीज के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो मिनाय डिजीज के अंदर जो गिडीनेस होती है वो हेड पोजीशन में प्रोवोक नहीं होती। ओके, लाउड साउंड का आपने रट्टा मारना है, टुलियो फिनोमिना। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेरिफेरल एपिसोडिक वर्टाइगो, तो जो पेरिफेरल एपिसोडिक वर्टाइगो का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, तो उसका होता है बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है। 105 है कि जो पेशेंट है मिनाय डिजीज के उनका तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया लेकिन फिर भी इनकी हेयरिंग है, तो कौन सा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता मिनाय डिजीज के अंदर। ओके, तो लैब्रेंथेक्टमी नहीं करते होते। ऑल आर ट्रू अबाउट BPV, तो ये BPPV बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, इसके बारे में क्या बात गलत है, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। अब हैमरेज इनटू द इनर ईयर, तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, हैमरेज इनटू द इनर ईयर, तो वो ल्यूकेमिया वगैरह के अंदर होता है। ओके अगर वेबर टेस्ट परफॉर्म किया और वो लैटरलाइज हो गया राइट ईयर की तरफ, ओके, या तो ये हो सकता है कि राइट ईयर में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या लेफ्ट ईयर में सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो इस तरह की आप बात कर सकते हो। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा और बीटा इस वाले। इसके बाद अकोस्टिक न्यूरोमा है। अकोस्टिक न्यूरोमा कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट करता होता है या किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करता है, तो वह इन सब कंडीशंस के साथ हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, लो फ्रीक्वेंसी लॉस, इनिशियली तो लो होती है फिर हाई भी हो जाती है। इनकरेक्ट अबाउट अकोस्टिक न्यूरोमा, तो अकोस्टिक न्यूरोमा के बारे में क्या इनकरेक्ट होता है, वर्टाइगो सीवियर होता है और ये हेयरिंग लॉस के प्रीसीड नहीं करता बल्कि आगे आ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आफ्टर हेड इंजरी, तो क्या वजूहात हो सकती है, तो ये कंकशन ऑफ लेबाइलेंस की वजह से होता है। ऑल आर फीचर ऑफ वार्डनबर्ग सिंड्रोम, तो वार्डनबर्ग सिंड्रोम के क्या फीचर्स नहीं होते, तो वार्डनबर्ग सिंड्रोम के अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस नहीं होती, सडन सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है लेकिन हैमरेज इनटू कॉक्लिया की वजह से हो रही है। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकती, अभी हमने पीछे ल्यूकेमिया वगैरह पढ़ा है। ओके, तो हाइपरटेंशन के अंदर नहीं होती। कॉक्लियर इम्प्लांट की कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, तो इसका एम्पलीफायर नहीं होता।
हेयरिंग एड के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? पहले कॉक्लियर इम्प्लांट था, अब हेयरिंग एड आ गया, तो हेयरिंग एड के अंदर स्पीच प्रोसेसर नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती है। ओके ऊपर स्पीच प्रोसेसर था लेकिन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ऑल आर फॉलोइंग ड्रग्स आर मेनली टॉक्सिक टू द वेस्टिबुलर सिस्टम, तो कौन सी टॉक्सिक नहीं होती? तो कैनामाइसिन नहीं होती। ओके आगे ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट, कौन सी ड्रग इरिवर्सिबल होती है? तो वो जेंटामाइसिन है, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड आती है। कौन सी ड्रग ऑटोटॉक्सिक नहीं है? ओके तो कॉटरी मॉक्साजोल है। आगे द प्रिंसिपल सेल वेयर अमाइनोग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस डैमेज, तो वो कौन से सेल्स होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाती है? तो आउटर हेयर सेल्स होती है ऑफ द बेसल ट्रन ऑफ कॉक्लिया, तो उसको रट्टा मार लो। ओके एक जगह पे हमने स्ट्राया वेस्कुलरिस भी पढ़ा था। एडिनोइडेक्टमी इज इंडिकेटेड इन ऑल दिस कंडीशन, तो इसमें तो करेंगे क्योंकि मसला आ गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे। ओके कौन सी कंडीशन में नहीं करेंगे? तो अलग एलर्जिक रिनाइटिस है तो इसमें नहीं करते होते। कॉक्लियर इम्प्लांट हम कंडीशन में यूज़ करते हैं जिसमें बायलैटरल सिवियर टू प्रोफाउंड लॉस होता है, तो वह कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आप कॉक्लियर इम्प्लांट करते होते हैं? ओके तो यहाँ पर होगा सेक्शन ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। ओके विच आर द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव मैक्सिमम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, तो मैक्सिमम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपको ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में देखने को मिलता है विद इंटैक्ट इम्पैलिंग मेम्ब्रेन, पहले भी आ चुका है। ओके अगर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया है तो कौन सी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है? तो ये कुछ जेनेटिक डिजीजेज है, तो ये हो सकती है पेंडर्ड सिंड्रोम होती है। मम्स की कॉम्प्लिकेशन कौन सी नहीं होती? ओके तो मम्स से पैलेटल पैरालिसिस नहीं होता। फेशियल पैरालिसिस प्रेगनेंसी में हो रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो वो प्रीक्लैम्शिया होती है। फॉलोइंग लैंडमार्क आर यूजफुल इन लोकेटिंग द फेशियल नर्व, कौन सा लैंडमार्क यूज नहीं कर सकते? तो नर्व कोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल कैनाल, कंप्लीट बायलैटरल पैरालिसिस रिकरल लैरिंजियल नर्व की। ओके वैसे ये लैरिंग्स का क्वेश्चन आ गया है। ओके बायलैटरल है तो फिर क्या होता है कि रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, स्ट्राइडर वगैरह होता है, डिस्निया वगैरह होता है। ओके तो यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच एंड नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वैसे ये इसका क्वेश्चन है ही नहीं लेकिन यहाँ पे लगा देते हैं वैसे। अच्छा मेलकर्सी रोजेंथल सिंड्रोम, मेलकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? सार्कोइडोसिस नहीं होता। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व, सबसे जो छोटा होता है वो लेबरेंथाइन सेगमेंट होता है। मसल जो कि ट्राइजेमिनल से सप्लाई नहीं होता, तो वो कौन सा मसल होता है? वो आपका लिवेटर वलाई पैलेटिनी है जो कि फेरेंजियल प्लेक्सस से ब्रांचेस लेता होता है। बेल पैरालिसिस के बारे में क्या बात ठीक है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका यह होगा कि इडियोपैथिक होती है बेल पाल्सी। हाइपर एक्यूसिस एंड बेल पाल्सी, तो बस स्टेपिडियस मसल को रट्टा मार लो, इस मसल की वजह से होती है। फॉलोइंग मसल इज नॉट सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, तो वह कौन सा मसल होता है? ओके तो वैसे ही तो एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, एंटीरियर बैरी ऑफ डाइगैस्ट्रिक है। तो फेशियल नर्व के लोकेशन के बारे में क्या बात गलत है? तो जो नर्व होती है वो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस के मीडियली पड़ी हुई होती है। ओके अब मसल ऑफ मैस्टिकेशन के अंदर कौन सा मसल नहीं आता होता? तो जो हमारे बक्सीनेटर मसल है वो इसमें नहीं आते होते। रैमसिंग हंट सिंड्रोम के अंदर कौन सा गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा? तो फेशियल नर्व का गैंग्लिया, जेनिकुलर गैंग्लिया। हाइपोस्थीसिया पोस्टीरियर मिएटल वाल, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है? हाइपोस्थीसिया ओके जिसमें फेशियल नर्व उड़ जाएगी वेस्टिबुलर शवानोमा के अंदर। विच आर द फॉलोइंग मसल इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल आर्च, तो सेकंड फेरेंजियल आर्च से मसल ऑफ जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं ये निकलते होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होगा? वो इंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है। ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि ये फेशियल नर्व से इनर्वेट नहीं होता। रैमसिस हैंड सिंड्रोम के अंदर जो वेजिकुलर इरप्शंस होते हैं किस जगह पे नहीं होते? ओके तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्राइगस और सराउंडिंग स्किन, क्योंकि यहाँ पे फेशियल नर्व सप्लाई नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट बेल पाल्सी, तो बेल पाल्सी क्या होती है? इडियोपैथिक पाल्सी होती है, पैरालिसिस होती है। ओके अगर इंजरी जेनिकुलेट गैंग्लिया से डिस्टल है तो क्या बात ठीक नहीं है? ओके तो लॉस ऑफ लैक्रिमेशन नहीं होगी क्योंकि पहले ब्रांच निकल गया, कॉर्डर टिम्पनाई। तो इसके बाद नेक्स्ट है, बस यहाँ से भी आप देख सकते हो, एयर डिस्चार्ज है, फेशियल पाल्सी है, पेन रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है, फ्राइबल पॉलिप है जो कि ब्लीड करता है, तो उसका मतलब ये कान वाला पॉलिप है वाला नहीं है, तो कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर हो गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर ये उड़ जाती है फेशियल नर्व। ओके तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लेस ओपन, यहाँ पे मोर ओपन आना चाहिए था। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर के अंदर फेशियल नर्व के पाल्सी नहीं होती। ओके लेकिन लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। रिकरेंट फेशियल पाल्सी किस कंडीशन के अंदर नहीं होती? रिकरेंट कोलिस्टीरोटोमा के अंदर नहीं होती। आइट्रोजेनिक वाली वो किस कंडीशन के अंदर होती है, किस प्रोसीजर के अंदर होती है? मास्टरॉइडेक्टमी में होती है। ओके फिर इसके बाद 147 MCQ है, बायलैटरल सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ओके तो
क्या यूज़ करेंगे, तो ब्रेन स्टेम इम्प्लांट है। और लैंडमार्क जो कि जेनिकुलेट गैंग्लिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको रट्टा मार लो, प्रोसेसस कॉक्लियर फॉर्मिस होता है। ठीक हो गया। तो ये पूरे MCQs को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।